हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विच इज रिलेटेड टू द रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। चैप्टर नंबर है 11 फ्रॉम द मॉड्यूल सी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज फॉर द इंडिविजुअल्स। तो आरएफसी अकाउंट का मतलब क्या होता है? तो आरएफसी अकाउंट एक फॉरेन करेंसी अकाउंट है। सबसे पहले समझो कि जो आरएफसी अकाउंट है दिस इज अ फॉरेन करेंसी अकाउंट, राइट। यानी कि इंडिया में आप एक ऐसा अकाउंट मेंटेन करते हो विद द ऑथराइज्ड डीलर एंड फर्दर किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। यानी कि जो पर्सन रेजिडेंट है इंडिया में वो इस तरह का एक फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करता है एंड अपने जो एलिजिबल फॉरेन एक्सचेंज सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए वो फॉरेन करेंसी अकाउंट को ओपन करता है। विद हुम? विद द ऑथराइज्ड डीलर बैंक इन इंडिया, राइट। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रिटर्निंग एनआरआईज है, ध्यान से समझिएगा, कि जो रिटर्निंग एनआरआईज है उन पर्सन के लिए खास करके, या फिर जो एलिजिबल रेजिडेंट्स हैं वो अपनी फॉरेन करेंसी को रिटेन कर पाए, उनके ऊपर ये बंदिश ना हो कि उनको अपनी फॉरेन अर्निंग्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपी में। वो बंदिश उनके ऊपर ना हो, वो ऑब्लिगेशन उनके ऊपर ना हो। एंड कंपल्सरी कन्वर्जन को अगर नहीं करना चाहते वो, तो वो उस पैसे को आरएफसी अकाउंट में जमा कर सकते हैं एंड वो फॉरेन एसेट्स को होल्ड कर सकते हैं लीगली इन इंडिया। सो जो पर्सन रिटर्निंग एनआरआईज है या जो एलिजिबल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए फैसिलिटी दी जानी है। अब समझते हैं प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है आरएफसी अकाउंट को लेकर के। सबसे पहली चीज है कि ये अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? तो जो एलिजिबल इंडिविजुअल है रेजिडेंट इंडिया, एलिजिबल इंडिविजुअल्स कौन ओपन कर सकता है? जो एलिजिबल इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, वो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और ये जो आरएफसी अकाउंट होता है ना, जैसे हमने पढ़ा ईएफसी अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करेंट अकाउंट फॉर्मेट में होता है, लेकिन जो आरएफसी अकाउंट होता है इट कुड बी अ करेंट अकाउंट, इट कुड बी अ सेविंग फंड अकाउंट, और इट कुड इवन बी अ टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ये करेंट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी हो सकता है। एंड फॉर द इंटरेस्ट रेट इज डीरेगुलेटेड। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट आप बेसिकली रेगुलेट किया जाएगा, नो, इट इज डिसाइडेड बाय द ऑथराइज डीलर बैंक्स। ऑथराइज डीलर बैंक जो होंगे वो इंटरेस्ट रेट को खुद से रेगुलराइज करेंगे। एंड फर्दर आप इस पैसे का, यानी कि आरएफसी अकाउंट का, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं इनका इस्तेमाल परमिटेड करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए भी कर सकते हो एंड फर्दर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो परमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड फर्दर आप रेजिडेंट रिलेटिव्स के साथ इस अकाउंट को फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर ज्वाइंटली ओपन भी कर सकते हो। मान लीजिए यहां पर एक रिटर्निंग एनआरआई पर्सन है या एलिजिबल रेजिडेंट इंडियन है, अब ये ज्वाइंट ऑपरेट करना चाहते हैं विद द रेजिडेंट रिलेटिव के साथ, राइट। तो क्या ये ज्वाइंटली अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं? यस, फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर ज्वाइंटली इस अकाउंट को ऑपरेट किया जा सकता है। क्लियर विद इट? सो आरएफसी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द टर्म डिपॉजिट ओनली। इस ये सेविंग फंड भी हो सकता है, करेंट अकाउंट भी हो सकता है। एंड इंटरेस्ट रेट इज नॉट फिक्स्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज फुल्ली मार्केट ड्रिवन। तो हु कैन ओपन द अकाउंट? ध्यान से समझिएगा, इंडिविजुअल पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कैन ओपन द अकाउंट। अकाउंट करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है। इंटरेस्ट रेट इज डीरेगुलेटेड, फंड्स का इस्तेमाल करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए किया जा सकता है। एंड आप रेजिडेंट रिलेटिव के साथ फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर, ज्वाइंटली बेसिस के ऊपर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब बात आती है कि आरएफसी अकाउंट में पैसा कहां से आएगा। देखो, अगर आपको पेंशन मिल रही है, सुपरएन्युएशन बेनिफिट मिल रहे हैं ओवरसीज इंप्लॉयर से, तो वो पैसा आप आरएफसी अकाउंट में जमा कर सकते हैं। या मान लो कोई आपको और मॉनेटरी बेनिफिट मिलते हैं, तो पहली चीज है पेंशन, दूसरा है सुपरएन्युएशन बेनिफिट, या फिर आपको और मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहे थे फ्रॉम द ओवरसीज इंप्लॉयर, तो वो पैसा यहां पर आप जमा कर सकते हो। या मान लो अपने फॉरेन एसेट्स को अपने कन्वर्ट करा है, राइट। व्हेन आपने एक्वायर किए थे कोई फॉरेन एसेट्स व्हेन यू वर नॉन रेजिडेंट, आपने एक्वायर किए थे उन एसेट्स को, कब एक्वायर किया था? जब आप नॉन रेजिडेंट से, और अब आप उन एसेट्स को बेसिकली होल्ड कर रहे हो एंड फॉर उनको कन्वर्ट करते हो, तो आपके पास फॉरेन करेंसी आ गई, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आपको गिफ्ट मिला है कोई, राइट, यू आर बीइंग गिफ्टेड और आपने इनहेरिट करी है प्रॉपर्टी, उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर फॉरेन एक्सचेंज आप हेल्ड कर रहे थे बिफोर 8 जुलाई 1947, आपने होल्ड किया, राइट।
तो आरबीआई की परमिशन के साथ आप उस बेसिकली पैसे को रिटेन कर सकते हो, या फिर आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम था बाहर से, वो सेटल हो गया, या सरेंडर वैल्यू थी जो फॉरेन एक्सचेंज में सेटल हुई है, मैच्योरिटी वैल्यू थी वो सेटल हुई है, तो आप उसको रिटेन कर सकते हो। या फिर आप एनआरआई, रिटर्निंग एनआरआई हो और आपके एनआरई अकाउंट के बैलेंसेस है या एफसीएनआर बैंक अकाउंट के बैलेंसेस हैं, आप उनको रिटेन कर सकते हो अगर आपका स्टेटस चेंज हुआ है फ्रॉम नॉन रेजिडेंट टू रेजिडेंट, राइट। तो जितने भी आपके क्रेडिट्स हैं दोस ऑल मस्ट बी फ्रॉम द लेजिटिमेट सोर्सेस एंड फेमा कंप्लाइंट सोर्सेस से होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सभी पैसे जो है आप आरएफसी अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। मेजर पॉइंट क्या है कि आपको एम्प्लॉयर बाहर से पैसे दे रहा था, या आपको गिफ्ट के रूप में पैसे मिले, या आपने फॉरेन एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया, या आपने आजादी से पहले फॉरेन एक्सचेंज होल्ड किए हुए थे, या फिर आपकी एलआईसी का कोई क्लेम था, या एनआरई एफसीएनआर के जो बैलेंसेस थे आप उनको रिटेन कर लिया, आपका स्टेटस चेंज हो गया, तो उसके बाद आप उनको आरएफसी अकाउंट में जमा कर सकते हो, क्रेडिट इज अलाउड। अब बात आती है रिलेटेड टू द फोर्थ पॉइंट विच सेज रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट लीगल लिंक, यानी कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 ऑफ एसेट्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। देखो सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 जो फीमा का है वो बेसिकली क्या कहता है कि यू कैन बी कंटिन्यू टू होल्ड द फॉरेन एसेट्स। जब आप नॉन रेजिडेंट्स थे, ठीक है, तो आप अपने फॉरेन एसेट्स को होल्ड कर सकते हो। एंड फर्दर लेट्स से अगर आपने फॉरेन एसेट्स को इनहेरिट किया है फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट, लेट्स से पर्सन ए है, वो पहले नॉन रेजिडेंट था, अब उसका स्टेटस चेंज हो गया रेजिडेंट की तरफ, जो इसके फॉरेन एसेट्स से ये अभी भी होल्ड कर सकता है। या फिर मान लो ये पर्सन ए रेजिडेंट है और इसको किसी इसके नॉन रेजिडेंट ने प्रॉपर्टी को क्या करवा दिया, इनहेरिट कर दिया, इसके नाम पर इनहेरिटेंस दे दी, तो अब ये इस पर्टिकुलर एसेट को होल्ड कर सकता है। तो आरएफसी अकाउंट एक बैंकिंग चैनल बनेगा। सो आरएफसी अकाउंट विल बी बिकमिंग अ बैंकिंग चैनल, कि आप ऐसे लीगली परमिटेड जो फॉरेन एक्सचेंज है, क्योंकि सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 कहता है दैट यू आर अलाउड टू होल्ड, आपको अलाउ किया गया है कि आप होल्ड कर सकते हो। अगर आप पहले एनआरआई थे, आपके पास फॉरेन एसेट्स है या आपने प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, तो आप लीगल वे में उस पैसे को पार्क कर सकते हो इन द आरएफसी अकाउंट्स। फिर बात आती है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कहां कहां होगा, आरएफसी अकाउंट का पैसा कहां होगा, आप इंडिया में इस्तेमाल करो, बाहर इस्तेमाल करो, जो परमिटेड करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है वहां पर इस्तेमाल करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बैलेंसेस काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन आपको फीमा परमिटेड ट्रांजैक्शंस ही सिर्फ और सिर्फ करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। ओनली एंड ओनली द FEMA permitted transactions to be done, right? इस चीज का आपको ध्यान रखना है, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अब देखो यहां पर ना कुछ एक टर्म्स हम समझने वाले हैं कि क्या क्या मीनिंग होता है, क्या क्या चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट की प्रैक्टिकल मीनिंग है, यूज केस पोजीशन क्या रहने वाली है उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो पहला यूज केस क्या है, परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, यस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो परमिटेड है उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, इंडिया में इस्तेमाल कर लो, बाहर इस्तेमाल कर लो। क्या कॉन्ट्रेरी है कोई चीज, यानी कि फेमा के साथ कॉन्ट्रावीन करती है, तो क्या वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, नो, देयर इट इज नॉट अलाउड। सो जब हम यहां पर फ्री यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, इट मींस व्हाट, इट मींस देयर इज ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, आपको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है, प्लस रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है, रेगुलेटरी कंप्लायंस आपको उसे फॉलो करना है, दैट इज टू बी फॉलोड, ठीक है। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करना है एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, बाकी जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। अच्छा, जॉइंट होल्डिंग फैसिलिटी है क्या, यस है, रेजिडेंट रिलेटिव के साथ आप ज्वाइंटली होल्ड कर सकते हो फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर। नॉन रेजिडेंट के साथ कर सकते हो क्या, नो, दैट्स नॉट अलाउड। रेजिडेंट रिलेटिव के साथ फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर होल्ड कर लो। अब यहां पर कंडीशन है, व्हाट इज अ क्रिटिकल कंडीशन, ज्वाइंट होल्डर ऑपरेट नहीं कर सकता। देखो जब तक प्राइमरी होल्डर जिंदा है तब तक जो ज्वाइंट होल्डर है वो अकाउंट को ऑपरेट नहीं करेगा, राइट सिर्फ एक्टिव होंगे ऑन द डिमाइस ऑफ द मेन अकाउंट होल्डर, यानी कि मेन अकाउंट होल्डर के मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ वो अलाउड होंगे, अदरवाइज नहीं, बेसिकली वो अलाउ नहीं कर सकता, यानी कि अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता। फर्दर आप क्या एनआरई अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफर कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप एनआरई अकाउंट एफसीएनआर बैंक अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफर कर सकते हो आरएफसी में, यस अलाउड है। कब अलाउड है,
जैसे मान लो आपका स्टेटस जो था वो नॉन रेजिडेंट था पहले, और आपके एनआरई अकाउंट में पैसे पड़े थे, आपके एफसीएनआर बैंक अकाउंट में पैसे पड़े थे, अब एनआर से आपका स्टेटस हो गया रेजिडेंट, तो डेफिनेटली इन बैलेंसेस को उठा करके आप रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में डाल सकते हो, दैट्स अलाउड। तो रीडेजिग्नेशन हो जाता है, यानी कि जो आपके रेजिडेंट अकाउंट है, ठीक है, आपके जितने भी एनआरई अकाउंट से वो रेजिडेंट अकाउंट बन जाते हैं एंड बैलेंसेस को आरएफसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और एफसीएनआर बैंक अकाउंट के केस में, क्योंकि एफसीएनआर बैंक जो अकाउंट होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ द टर्म डिपॉजिट, ये फिक्स्ड डिपॉजिट की फॉर्म में होता है। अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर इन केस ऑफ द एफसीएनआर? इट इज 1 ईयर एंड मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर। सो टेन्योर इस हिसाब से होता है 1 ईयर to 5 ईयर का टेन्योर होता है। तो मान लो कि जब आपका स्टेटस चेंज हुआ तब रेजिडुअल मैच्योरिटी 2 साल की पड़ी थी, तो यू कैन बी वेटिंग, ठीक है, तो आप वेट कर सकते हो कि मैच्योरिटी हो जाएगी, उसके बाद उनको आरएफसी अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। इट्स नॉट लाइक कि आपको साथ के साथ एफसीएनआर बैंक अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द आरएफसी अकाउंट, लेकिन हाँ, एनआरई अकाउंट के जो बैलेंसेस है उनको इमीडिएटली डेजिग्नेट करना पड़ेगा टू द रेजिडेंट अकाउंट, राइट? तो वो बेसिकली मैंडेटरी है, राइट? सो दैट्स बेसिकली द पॉइंट रिलेटेड टू इट। फर्दर इफ वी टॉकिंग अबाउट पोस्ट मैच्योरिटी ऑप्शन के बारे में बात करें, पोस्ट मैच्योरिटी ऑप्शन क्या ऑप्शन अवेलेबल है? क्या आप कन्वर्ट कर सकते हो टू द रेजिडेंट रुपी अकाउंट? यस, अलाउड है। क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो आरएफसी अकाउंट के में? एफसीएन अकाउंट की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो एफसीएन अकाउंट का बैलेंस था वो मैच्योर हो गया, तो उसके बाद क्या ऑप्शन अवेलेबल है? आप आरएफसी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, आप रुपी में उसको जमा कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप उसको आरएफसी में प्लेस करना चाहते हो या नॉर्मल रुपी अकाउंट में प्लेस करना चाहते हो। Then it is about the foreign currency accounts by the foreign embassy staff in India। जो फॉरेन एम्बेसी स्टाफ है, जैसे मान लो कि जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, देयर आर द, लेट्स से डिप्लोमेटिक मिशंस आर देयर, राइट? या फिर डिप्लोमेटिक पर्सनल है, जो डिप्लोमेट्स हैं यहां पर इंडिया में है, या जो नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ है लेकिन उनके ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं, उनके पास बाहर की कंट्री के पासपोर्ट्स हैं उनके पास, लेकिन डिप्लोमेटिक स्टाफ नहीं है, लेकिन है बाहर के बंदे हैं वो, तो उनको बेसिकली अलाउ किया गया, क्या अलाउ किया गया है? दैट यू कैन बी हैविंग द करेंट अकाउंट, यू कैन बी हैविंग द सेविंग फंड अकाउंट, और यू कैन बी हैविंग द टर्म डिपॉजिट अकाउंट। कौन से अकाउंट की फॉर्मेट में रहेगा वो आरएफसी अकाउंट की फॉर्मेट में रहेगा। आप इनवर्ड रिमिटेंस के थ्रू, यानी कि बाहर से क्रेडिट करते हुए पैसा इंडिया में लेकर के आ सकते हो, राइट? या फिर जो मिशन रुपी अकाउंट है, जो स्पेसिफिक एक मिशन के लिए जो एक रुपी अकाउंट बनाया गया है, वहां से पैसा अगर इसमें ट्रांसफर होता है तो वो भी अलाउड है, राइट? तो दैट्स बेसिकली अलाउड। एंड फर्दर यहां पर से पैसा फ्रीली रिपेट्रिएबल रहेगा। द अमाउंट फ्रॉम दीज अकाउंट्स इज फ्रीली रिपेट्रिएबल, बिकॉज बाहर से ही पैसा आया है, तो आरबीआई की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, दैट इज फ्रीली रिपेट्रिएबल, राइट? तो ये अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट हो सकता है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है। इन केस मान लो कि डिप्लोमेटिक पर्सनल जो है या नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ है, वो सेविंग अकाउंट के फॉर्म में भी रख सकते हैं, एंड ये पैसा इनवर्ड रेमिटेंस के थ्रू क्रेडिट हो सकता है। एंड फर्दर यू कैन आल्सो, इट कैन आल्सो बी रिसीविंग द ट्रांसफर्स फ्रॉम द रुपी अकाउंट ऑफ द डिप्लोमेटिक मिशन, एंड फर्दर रिपेट्रिएट हो सकता है ये पैसा बिना आरबीआई के अप्रूवल के, एज आई जस्ट टोल्ड यू। Then it's about the maintenance of फॉरेन रुपी अकाउंट अब्रॉड बाय सर्टेन रेजिडेंट्स। तो कौन से केसेस में फॉरेन करेंसी अकाउंट आप बाहर भी ओपन कर सकते हो? देखो, मैं आपको सिंपल सी कैटेगरी बताता हूं, ठीक है? आरबीआई की जो एक्सपेंडेड पोजीशन है उसके हिसाब से समझते हैं। लाइक जो फॉरेन सिटीजन है, जो रेजिडेंट है इंडिया में, सो इट्स अबाउट द फॉरेन नेशनल जो कि रेजिडेंट है इंडिया में, जो कि वर्क कर रहे हैं, ठीक है, राइट? वर्किंग फॉर अ फॉरेन कंपनी, डेपुटेशन बेसिस के ऊपर इंडिया में काम कर रहे हैं। सो इफ लेट्स से स्मिथ इज हियर ऑन डेपुटेशन इन अ कंपनी इन इंडिया, राइट? एंड फॉरेन कंपनी है वो जिसके लिए वो यहाँ पर डेप्यूटेड है, यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको अलाउ है कि वो बाहर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से कोई मान लो रेजिडेंट इंडियन है, राइट? इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन वर्किंग फॉर अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ऑन डेप्यूटेशन इन इंडिया, उनको भी अलाउड है। कोई फॉरेन सिटीजन है, रेजिडेंट इन इंडिया है, इंप्लॉयड है विद इंडियन कंपनी, दैट इज आल्सो अलाउड, ठीक है? तो ये 3 कैटेगरीज बन गई। पहली कैटेगरी मैं आपको बता दूं, तो यहां पर लिख के बता देता हूं। पहली कैटेगरी बनी है फॉरेन सिटीजन। फर्स्ट कैटेगरी is about the foreign citizen, right? Foreign citizen
जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है, हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, RII मतलब रेजिडेंट इन इंडिया है, वर्क कर रहा है फॉरेन कंपनी के लिए डेपुटेशन के ऊपर, उसको अलाउड है। देन इट्स अबाउट द इंडियन सिटीजन, सेकंड इट्स अबाउट द इंडियन सिटीजन जो कि काम कर रहा है फॉरेन कंपनी के लिए, काम कर रहा है फॉरेन कंपनी, यहां पर भी काम कर रहा है फॉरेन कंपनी के लिए, राइट, डेपुटेशन में इंडिया में, राइट। एंड फॉर द थर्ड कैटेगरी है जहां पर फॉरेन सिटीजन है, देयर इज अ फॉरेन सिटीजन, देयर इज अ फॉरेन सिटीजन, एंड फॉर द रेजिडेंट इन इंडिया, the person is a resident in India employed with an Indian company, ठीक है, इंडियन कंपनी में काम कर रहा है, तो ये तीन कैटेगरीज को अलाउ किया गया है कि ये फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया, एंड फर्दर ये अपनी पूरी की पूरी सैलरी जो पेएबल है इंडिया में उसे रिसीव भी कर सकते हैं, उसे बाहर रिमिट भी कर सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट, क्लियर विद इट। सो ये तीन कैटेगरीज को अलाउड है कि फॉरेन करेंसी अकाउंट ये बाहर ओपन कर सकते हैं, राइट। ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ आफ्टर दैट इट्स अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट सेज कि इंटायर सैलरी कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से पर्सन, ये तीन तरह के पर्सन जिनके बारे में हमने जस्ट बात करी, दैट्स द रूल रिलेटेड टू इट। फर्दर इट्स अबाउट द सैलरी रूल एंड द टैक्स कंडीशन, सैलरी रूल एंड द टैक्स कंडीशन। तो सैलरी अगर आपको मिलती है, सैलरी कैन बी रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड, यस दैट इज अलाउड, यानी कि बाहर आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो क्या सैलरी आपको वहां पर मिल सकती है, यस अलाउड है। इंटायर सैलरी विच इज पेएबल टू यू, दैट इज बेसिकली यू कैन रिमिट आउटसाइड, यू कैन बेसिकली बी रिसीविंग इट इन इंडिया, दैट्स बेसिकली अलाउड, एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट में आपको क्रेडिट की जा सकती है। एंड फॉर द कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल टैक्सेस, यानी कि पूरी की पूरी जो सैलरी होगी, राइट, दैट विल बी टैक्सेबल हियर इन इंडिया, राइट। सो अगर इवन सैलरी आपको बाहर मिली है अब्रॉड में, टैक्स लाइबिलिटी कहां अराइज होएगी, टैक्स लाइबिलिटी विल अराइज हियर इन इंडिया, क्योंकि जो इनकम है दैट अक्रूज इन इंडिया, that basically accrued here in India. Clear with it? Further, let's have a look at the difference between the RFC account and the EEFC account. अब देखो RFC अकाउंट एंड EEFC अकाउंट के जो डिफरेंसेस हैं इनको फटाफट से समझते हैं। मेन यूजर की बात करते हैं। RFC अकाउंट के केस में जो रिटर्निंग रेजिडेंट है या एलिजिबल जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं उनको अलाउ किया गया है कि वो RFC अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड EEFC अकाउंट के केस में अगर आप एक्सपोर्टर हो, प्रोफेशनल हो, कंपनी हो और आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हो, यू कैन बी ओपनिंग द फॉरेन करेंसी अकाउंट, EEFC अकाउंट, नॉट फॉरेन करेंसी अकाउंट बट EEFC अकाउंट इन इंडिया। एंड फॉर द अकाउंट टाइप आरएफसी में करंट अकाउंट भी हो सकता है, इट कुड बी द सेविंग फंड अकाउंट और द टर्म डिपॉजिट, जबकि ईईएफसी अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट की फॉर्मेट में होता है। एंड इंटरेस्ट रेट इन आरएफसी अकाउंट इज डीरेगुलेटेड बट देयर इज नो इंटरेस्ट पेड इन केस ऑफ द ईईएफसी अकाउंट बिकॉज वो करंट अकाउंट के फॉर्मेट में है। एंड फर्दर आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ईईएफसी अकाउंट के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिमिटेशंस है कि ईईएफसी अकाउंट्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। एंड टिपिकल सोर्सेज की बात करें तो आपके पेंशन हो गए, सुपरएनुएशन बेनिफिट हो गए, आपके कन्वर्जन ऑफ एसेट हो गए, इनहेरिटेंस हो गया, एनआरई एफसीएनआर बैलेंसेस हो गए या फिर क्लेम हो गए एलआईसी के, दोज कैन बी क्रेडिटेड टू द आरएफसी अकाउंट्स, राइट। एंड फॉर द इफ वी टॉक अबाउट द ईईएफसी अकाउंट, तो आपने एक्सपोर्ट किया, उसकी रियलाइजेशन होगी या फिर आपकी और कोई फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग थी, आप उनको क्रेडिट कर सकते हो इस तरह के अकाउंट्स में। क्लियर विद इट? सो दैट्स ऑल अबाउट द रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। आई होप कि सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। एंड अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ फाइल चाहिए तो सिंपली लिखो फॉरेक्स और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।